आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 7। चैप्टर 7 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे कि चैप्टर 7 में पढ़ क्या रहे थे, फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये रिलेटेड किससे था, ये इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित है, इसीलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो फ्रांस की क्रांति का भाग 1 बहुत अच्छा से पढ़ लेते, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां के बारे में ठीक ठाक पढ़ लेते। अब ये पढ़ेंगे आज हम लोग ये जो क्रांति हुआ ये लुई 16वां के समय क्रांति हुआ था। कब हुआ था? लुई 16वां के समय। लुई 16वां के समय ये क्रांति हुआ था, यानी कि लुई 14वां, लुई 15वां इसके शासनकाल में, इन दोनों के शासन के तीसरे शासनकाल में, ये लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में ये क्रांति हुआ। तो ये क्रांति क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? क्योंकि कारण लिखने के लिए आता था, कारण जानना जरूरी है। चलिए ये समझते हैं। अब लुई 16वां का समय ये 1789 में क्रांति क्यों हुआ, ये जानता है इतनी विद्रोह की भावना से, क्यों जानता के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। देखिए लुई 14 और लुई 15 तो बता ही दिए थे, इसके समय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों ठीक ठाक राजा थे, मतलब ताकतवर ठीक ठाक थे, उतने ज्यादा कमजोर नहीं थे जितना ये कमजोर था। और ये कमजोर भी था और उनकी तरह निरंकुशता भी कर रहा था, अत्याचार भी कर रहा था, टैक्स भी इधर उधर लगा रहा था, जो मर्जी सब वही कर रहा था। लेकिन ये था क्या? कमजोर था। तो इसके समय जहां पर कमजोर रहेगा और सारे कार्य वही करेगा, मतलब निरंकुशता वाला ही कार्य करेगा, तो ये विद्रोह का तो भावना उत्पन्न होगा ही। अब इसको ये बात पता नहीं थी कि हमारे समय भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए कारण क्या क्या था, राजनीतिक कारण देख लेते हैं कि ये 1789 में ही ये क्रांति क्यों हुई। जैसे ये मार्कर है ना, तो मार्कर ऐसा ऐसे करते हैं इस पर ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, ये लिखा जाता है, ये ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो ये लिखने का कारण क्या है, क्या कारण हुआ कि लिखा गया? देखिए 2-3 को कारण हुआ। एक तो बोर्ड व्हाइट है इसलिए लिख सकते हैं, ये लिखा गया, ऐसे किए तो लिखा गया। दूसरा कि ये मार्कर है और इसमें इंक है इसलिए लिखा गया। तीसरा हम लिखने के यहाँ पर कोशिश किए तो लिखा गया। तो ये सारे कारण मिलकर तब क्या हुआ, ये शब्द हम लिख सकते हैं। वैसे ही कौन कौन से कारण हुए कि ये फ्रांस की राज्य क्रांति हुई 1789 में। अब देखिए पहला कारण बात करते हैं, राजनीतिक कारण बात करते हैं कि आखिर राजनीति में ऐसा क्या क्या परिवर्तन आया, सत्ता में ऐसा क्या परिवर्तन आया, राजा द्वारा ऐसा सत्ता में क्या किया गया कि ये क्रांति हुआ। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण में निरंकुशता आ गई थी राजा के अंदर। निरंकुशता यानी किसी का बात नहीं सुनना, अपनी मर्जी का कार्य करना, जो मर्जी अपने करना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब निरंकुशता के ही अंतर्गत आता है। मतलब किसी की बात ना सुनना, हम ही श्रेष्ठ है और दूसरा कोई कुछ नहीं, ये सब क्या होता है? निरंकुशता ही होता है। तो राजा के अंदर आ गया था निरंकुशता की भावना आ गई थी। और जितने भी मतलब टैक्स लगाना था, किस पर टैक्स लगाना है, किस पर कितना ज्यादा टैक्स, अपने मन मर्जी का टैक्स लगाना, जो मर्जी वो करना, मतलब राजा अपनी मर्जी से सारे कार्य क्या करता था। और ये जो लुई 16वां था ये कमजोर राजा था। ये सब इसमें होगा, ध्यान रखिएगा राजनीतिक कारण में। यह एक निरंकुश राजा था, यह एक कमजोर राजा भी था। और सारी जो शासन की जिम्मेवारी है ये अपने हाथों में लाना चाहता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब छोटे से छोटे समिति के भी जिम्मा किसके अपने हाथ में लेना चाहता था। यानी कि अगर छोटा सा भी कोई अधिकारी भी नियुक्त करना था ना, तो यही नियुक्त करता था। इसको लगता था कि अगर दूसरे को हम जिम्मेवारी देंगे तो अपना शासन समझने लगेगा, इसीलिए सारा जिम्मेवारी यही लेता था। जब एक आदमी पूरे राज्य की जिम्मेवारी ले ले, पूरे देश चलाने लगे, एक आदमी ही पूरा सत्ता संभालने लगे, तो क्या काम में देरी नहीं होगा? छोटा छोटा मतलब अधिकारी भी नियुक्त करना होता तो यही करता था। तो इसीलिए काम में देरी होने लगा। यहाँ पर कहां पर, ये फ्रांस में काम में देरी होने लगा। और राजा अपने मर्जी से किससे युद्ध करना है, किससे नहीं करना है, मतलब किसी से भी युद्ध कर देना, किससे संधि करना है, किससे युद्ध करना, ये सब तय कौन करता था? लुई 16वां। और लुई 16वां उतना बेहतर नहीं समझ, इसको उतनी बेहतर समझ नहीं थी, फिर भी क्या करता था, ये खुद ही सारे निर्णय क्या करता था, खुद, क्योंकि राजा था ना। अब राजा था तो खुद ही सारे निर्णय तो लेना ही था, तो इसीलिए ये खुद सारे निर्णय लेता था। यानी कि खुद सारे निर्णय लेता था। अब देखिए निर्णय लेता था। अब ये महल के बारे में तो पता था ही, ये महलों में क्या करता था, ये महल इसका महल कहाँ था? लुई 14वां द्वारा ही बनवाया गया महल, जो कि कहाँ पर था? वर्साय में था। और वहां पर ये युद्ध करने के बाद कहाँ पर जाता था? जैसे लुई 14वां जाता था वहीं शीश महल में, ये भी वहीं पर शीशे महल में जाता था। कहां पर? और वहां पर कितने सेवक लगे रहते थे, उन सबको खर्च बहुत ज्यादा रहता था। और शीश महल में सिर्फ यही नहीं जाते थे, और सारे भी लोग जाते थे, जो धनी धनी लोग होते थे ना, जो इसके द्वारा मतलब इसके करीबी होते थे, वो सब जाते थे कहां पर? शीश महल में जाते थे। तो यही राजनीतिक कारण था कि राजनीति में इतना परिवर्तन आया और ये अपने मनमर्जी से कार्य करने लगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण क्या था?
समाज में जिस तरह राजनीति में भी मतलब भेद था, उस तरह समाज में भी भेद था। ये समाज में देखिए दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। वहां पर अब उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे? पादरी और कुलीन आते थे। कौन कौन? पादरी और कुलीन आते थे उच्च वर्ग में। और निम्न वर्ग में कौन आते होंगे? आपको समझ में आता ही होगा, ये जो किसान है और मजदूर है, दास है, ये सब निम्न वर्ग में आते थे, मतलब छोटे, उससे छोटे लेवल में आते थे। और ऊंची में कौन आते थे? पादरी और कुलीन। अब पादरी और कुलीन क्या थे? वो लोग थे ना कि मतलब बड़े बड़े भूमि के स्वामी थे, मतलब मालिक थे। राजा द्वारा बड़ा बड़ा भूमि उनको दिया गया था, भूमि तो दिया ही गया था, साथ में वहां पर रहने वाले लोगों से भी वो कर लेते। समझिए, एगो राजा कर ले रहा है और एगो ये लोग कर लेते थे वहां पर रहने वाले किसानों से। तो किसानों की हालत क्या होगी आप तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये राजा द्वारा समर्थित थे। कौन? कुलीन और पादरी वर्ग। कुलीन और पादरी वर्ग को समर्थन कौन देता था? राजा। अब राजा क्यों समर्थन देगा? राजा का राज्य चल रहा है इन्हीं के समर्थन से। बिना देखिए बड़ा जो काम होता है बिना छोटे छोटे लोगों को, आसपास वाले लोगों के समर्थन के चलेगा नहीं। तो राजा का राज काज किससे चलता था? यही पादरी और कुलीन वर्ग जो थे ना, इनके समर्थन से चलता था राजा का कार्य। तो राजा क्या करते थे? इनका समर्थन करते थे। तो ये अपने मर्जी का कार्य करते, जिससे मर्जी। अब ये लोग भी टैक्स खूब लेते थे, यानी कर किसानों से कर ले लिए, जो इसके क्षेत्र में आते थे ना, बड़े बड़े भूमि के मालिक थे, और ये भी क्या करते थे? कर लेते थे। यही असमानता थी। अब ये देखिए, अब बात करते हैं मजदूरों की, तो मजदूरों की हालत थी खराब, मजदूरों की, किसानों की हालत खराब थी, जो दास थे उनकी हालत खराब थी। कर देते देते परेशान हो गए थे, इतना उनके पास अब नहीं धन बचा था ना कि कर दे कि वो अपने खुद का भोजन चलाए, खुद का घर चलाए। मतलब बहुत खराब स्थिति थी। ये लोग थे बहुत ही कम, पादरी और कुलीन वर्ग उनसे कम थे, लेकिन जो क्या करते थे? शासन उन पर करते थे। कम थे लेकिन शासन कौन करते थे? यही पादरी और कुलीन वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण तो हो गया। तो ये वर्गों में, कई वर्गों में विभक्त थे, कई वर्गों में विभक्त थे, कई वर्गों में क्या थे? विभक्त थे। अब आर्थिक कारण थोड़ा समझ लेते हैं। आर्थिक का मतलब होता है कि उनका मतलब उनका जो सामाजिक स्थिति है, तो सामाजिक तो समाज तो समझ ही लिए। मतलब आर्थिक मतलब वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, वहां के जो लोग थे वो कैसे जीवन यापन करते। अब देखिए, मजदूरों और कृषकों की तो हालत पहले से ही खराब थी। मजदूर और कृषक की क्या थी? हालत खराब थी। उनका अपना घर नहीं चल रहा था, अपना खर्च नहीं चल रहा था, फिर भी क्या कर रहे थे? राजा को टैक्स दे रहे थे। और राजा का कर के व्यवस्था कैसा था? पादरी और कुलीन अलगे टैक्स ले रहे थे, राजा का अलगे टैक्स लग रहा था, जहां मन तब टैक्स बढ़ा दे रहा था। ये टैक्स अपने मर्जी से बढ़ा रहा था। और ये सारे पैसा जहां जनता पर खर्च होने चाहिए थे, टैक्स क्यों लिया जाता है? कि जनता पर पैसा खर्च होना, कि वो पैसा लेकर अपने पास रख लिया जाए, शीश मॉल में खर्चा किया जाए। देखिए, शीश मॉल में खर्चा कर रहा था, शीशा का मॉल में रहता था, वहीं पर पैसा सारा खर्चा करता था। तो इसलिए लिया जाता है नहीं, पैसा जनता से, टैक्स जनता से इसलिए लिया जाता है जनता के भलाई के लिए खर्च करे, कोई योजना शुरू करे, सड़क बनवाए, उनके लिए जो रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, मतलब जो भी उनके लिए व्यवस्था नहीं वो दिया जाए। लेकिन ये लोग थे, ये तो थे नहीं, ये अपने पर खर्चा करता था। कौन? लुई सोलावा सारा पैसा किस पर खर्चा करता था? अपने पर सारा पैसा खर्चा करता था। यानी कि वहां के लोगों को जो था बहुत ही स्थिति खराब थी। और साथ में जो सैनिक थे, वहां के जो सैनिक थे उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। अब सैनिकों की स्थिति कैसे खराब हो गई? सैनिकों की स्थिति, जो भी इसमें कार्य करते थे, इसके सेना में जो भी रहते थे लुई सोलावा के, उनकी तो मजबूरी थी। और अधिकतर जो सेना में रहते थे, अधिकतर जो सेना में सैनिक रहते थे, वो सारे सैनिक जो थे वो कृषक वर्ग से थे, यानी किसान ही थे, किसान के घर के ही थे। क्योंकि कृषकों का हालत खराब थी तो सोचते थे सैनिक बन जाए। तो सैनिक बनने पर वहां पर भी वेतन ठीक ठाक नहीं मिलता था, ठीक से खाने के नहीं मिलता था, तो वहां पर भी दिक्कत हुआ। तो सैनिकों के बीच भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। किसानों को जब खाना नहीं मिल रहा है तो वहां पर भी विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी ना। अब अब अंतिम पड़ाव ना हो जाता है खाना। अगर खाना किसी को ना मिले तब तो विद्रोह कर देगा, कोई भी हो, राजा हो कोई हो, खाना के लिए तो विद्रोह कर ही देगा। मतलब कोई भी, अब जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर रहेगा कैसे? तो इसीलिए वहां पर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और इस समय क्रांति हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये बौद्धिक कारण क्या थे? अगला बौद्धिक कारण, तो यहाँ पर क्रांति हुआ, तो ये क्रांति होने का सबसे बड़ा यही कारण था। तो ये बौद्धिक कारण अब देखिए क्या था। बौद्धिक कारण यानी लोगों को सोच विचार में परिवर्तन आने लगे। लोगों का क्या हुआ? सोच विचार में परिवर्तन आया। और सोच विचार में परिवर्तन आने के बाद क्या हुआ?
सोच विचार में कैसे परिवर्तन आया। वहां के जो लेखक थे, लेखक भी तो होंगे ना, लेखक कवि जो थे, लेखक थे, दार्शनिक जो थे, अधिकतर जो दार्शनिक थे वो अपने किताबों के माध्यम से, कहानी कविताओं के माध्यम से ये बताने लगे कि देखिए ये राजा निरंकुश हो गए हैं और इनका शासन अब नहीं चलने देना थी। इससे भी लोगों को बीच कुछ क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी। अभी दार्शनिक में कौन कौन थे ये आप लोग नाम शायद सुने होंगे, रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे वहां के दार्शनिक थे, अच्छे लेखक और दार्शनिक थे। तो ऐसे ही लोगों के बीच भावना उत्पन्न हुई और क्रांति ये कब हुआ? 1789 में लुई 16वां के समय ये फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। हमें लगता है कारण बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है तो ये चैप्टर हो गया यहीं पर खत्म, क्योंकि कारण ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसमें, इंपॉर्टेंट इसमें कारण नहीं होता है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम लोग अगले भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।